बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पायर ऑनलाइन क्लासेस और मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर मोहम्मद राहील साबर। तो स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने अपना चैप्टर 3 कंप्लीट किया और लास्ट लेक्चर 21 के अंदर मैंने आपको उसके इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज थे वो शेयर किया आपके साथ, और जो इम्पॉर्टेंट उसके शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी आपको बताया। और फिर मैंने आपको ये भी बताया कि ये चैप्टर जो है वो इम्पॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट, बड़ा ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मुफ्त के नंबर हैं आपके लिए, तो उसे बड़े अच्छे तरीके से शॉर्ट के लिए तैयार कीजिएगा, उसमें से लॉन्ग नहीं आते। तो आज हम अपने 22 के अंदर स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2, और चैप्टर 2 के अंदर आज हम देखें जी क्या करेंगे। आज हम करेंगे चैप्टर 2 के अंदर बायोकेमिस्ट्री, मेटाबॉलिज्म और इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। ठीक है जी, तो आइए जी स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो डेफिनेशन क्या है जी? विच डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स एंड केमिकल प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। हमारे पास इस डेफिनेशन में देखिए तो क्या है जी, जिसमें हम अपनी बॉडी के अंदर जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं उनको देखेंगे और जो हमारी बॉडी में जो केमिकल प्रोसेसेस हैं उनको देखेंगे। इसे हम क्या बोलते हैं? बायोकेमिस्ट्री। अगर आप इस डेफिनेशन को गौर से देखें तो हमें मालूम पड़ रहा है कि हम इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो वो जो हमारी बॉडी के केमिकल कंपोनेंट्स है, यानी कि जिनसे हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन हो रही है, जिससे हमारी बॉडी बन रही है, और दूसरा क्या होगा? केमिकल प्रोसेसेस। तो बायोकेमिस्ट्री को हम लेके जाते हैं दो हिस्सों के अंदर, एक वो जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल कंपोनेंट्स और एक वो जिसमें हम पढ़ेंगे केमिकल प्रोसेसेस। तो आइए जी पहले हम स्टार्ट करते हैं केमिकल कंपोनेंट्स के लिहाज से। अब स्टूडेंट, केमिकल कंपोनेंट्स क्या है? डेफिनेटली केमिकल कंपोनेंट्स वो होंगे जो हमारी बॉडी की कॉम्पोजिशन कर रहे हैं, हमारी बॉडी को बना रहे हैं। अगर आप अपनी बॉडी की कॉम्पोजिशन देखिए तो आपकी बॉडी आज आके किन चीजों से मिलकर बनी है? ऑर्गेनिक चीजों से और इनऑर्गेनिक चीजों से। अब वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक चीजों को अगर आप देखिए तो वो आ जाके है क्या? पानी आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा, फिर कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, न्यूक्लिक एसिड है। अब इन तमाम चीजों के अंदर अगर आप देखिए तो आ जाके इनमें क्या होगा? केमिकल एलिमेंट्स होंगे। कार्बन होगी, हाइड्रोजन होगी, नाइट्रोजन होगी, ऑक्सीजन होगी, सल्फर होगी, क्लोरीन होगी, और भी डिफरेंट चीजें होंगी। तो आ जाके आपकी बॉडी बनी किससे है? केमिकल कंपोनेंट से, जो कि ऑर्गेनिक मैनर में, इनऑर्गेनिक मैनर में आपकी बॉडी को क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं। तो केमिकल कंपोनेंट्स में क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म हैव बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। वही बात जो मैंने आपको की कि आपकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है, जो कॉम्पोजिशन है, वो आ जाके डिपेंड किस पे कर रही है? केमिकल कंपोनेंट्स के ऊपर, क्योंकि केमिकल कंपोनेंट्स ही हैं जो आपकी बॉडी को क्या कर रहे हैं? एक प्रॉपर तरीके से मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब ये जो केमिकल कंपोनेंट्स है ये आपकी बॉडी में करते हैं क्या है? मैंने कहा कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, ये सारे आपकी बॉडी में है जो आपकी बॉडी को बना रहे हैं। जब ये आपकी बॉडी को बना रहे हैं तो एक काम तो इनका हो गया बॉडी को बनाना, और दूसरा काम इनके लिए क्या होगा? बॉडी के लिए क्या करना? एनर्जी देना। ठीक है जी, तो आइए जरा पहले हम बात करते हैं कि केमिकल कंपोनेंट्स में मजीद क्या चीज आती है। तो केमिकल कंपोनेंट्स को, केमिकल कंपाउंड्स को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो। जब कार्बन हाइड्रोजन दोनों हो तो वो होगा ऑर्गेनिक। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कार्बन है हाइड्रोजन नहीं है, या हाइड्रोजन है ऑक्सीजन नहीं है। नहीं भाई, दोनों का होना जरूरी है। तो कार्बन हाइड्रोजन दोनों होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इनकी, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड हो गया, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गया। ये आपके पास क्या है जी? ऑर्गेनिक। और अगर मैं इनऑर्गेनिक में आऊं तो इनऑर्गेनिक में मेरे पास डेफिनेशन क्या है? एक्सेप्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, यानी ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों को एग्जिस्ट नहीं होगी। ऐसा हो सकता है कार्बन है हाइड्रोजन नहीं, ऐसा हो सकता है हाइड्रोजन है कार्बन नहीं, ऐसा भी हो सकता है दोनों ही नहीं है। जैसे पानी मेरे पास इनऑर्गेनिक है, जैसे NaCl मेरे पास इनऑर्गेनिक है, जैसे ऑक्सीजन मेरे पास इनऑर्गेनिक है, जैसे CO2 मेरे पास इनऑर्गेनिक है। तो आइए जी जरा अगर इनकी एग्जाम्पल में चलें तो वो हमारे पास वाटर हो गए और एलिमेंट्स हो गए जो आप डिफरेंट तरीकों से, मुख्तलिफ जगहों से आप उन्हें क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। तो केमिकल कंपोनेंट्स की मजीद अगर हम इंपॉर्टेंस देखें तो सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स अपॉन द एबिलिटी टू टेक सम केमिकल फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट एंड यूज देम टू मेक केमिकल्स फॉर देयर लाइफ। अब जरा गौर कीजिएगा
मैंने कहा कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल किस पे डिपेंड कर रहा है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पे। भाई किस तरह? देखिए ना, अगर आपकी सांस बंद कर दी जाए तो क्या आप जिंदा रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं रह सकते। तो आपको सांस लेने के लिए एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तो भाई ऑक्सीजन आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से रहे हैं, तो लाइफ आपकी डिपेंड कर रही है, सर्वाइवल आपका डिपेंड कर रहा है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कुछ लेना, और वो क्या है? ऑक्सीजन। और वो क्या है? केमिकल कंपोनेंट, केमिकल सब्सटेंस। अब क्या करेंगे? CO2 रिलीज करेंगे, और CO2 भी क्या है? वो भी केमिकल कंपोनेंट। अब देखिए, आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी चाहिए, आप डिफरेंट क्या कर सके? काम कर सके। अब डिफरेंट एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए जब एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहां से आएगी? डेफिनेटली फूड से आएगी। तो भाई फूड भी आपको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से क्या करना है? रिसीव करना है, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, लिपिड की फॉर्म में, प्रोटीन की फॉर्म में। तो आज आके फाइनल ये हुआ कि आपकी लाइफ जब भी पॉसिबल है जब आप एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से केमिकल सब्सटेंस की फॉर्म में डिफरेंट चीजें लेंगे, वो आपकी बॉडी में आएंगी और एनर्जी पैदा करने में या आपकी बॉडी को बनाने में क्या करेंगे? हेल्प करेंगे। सो केमिकल कंपोनेंट्स क्या क्या करेंगे? नंबर 1, एक तो वो बिल्डिंग ब्लॉक्स का काम करेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन न्यू सेलुलर मटेरियल आपकी बॉडी में बनाएंगे। अल्लाह की कुदरत देखिए, आपकी बॉडी बनी किससे है? कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से, प्रोटीन से, वाटर से, न्यूक्लिक एसिड से, विटामिन से, डिफरेंट एलिमेंट इनके अंदर इन्वॉल्व है। तो भाई डाइट में आप क्या ले रहे हो? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, वाटर। तो जो चीजें आपकी कॉम्पोजिशन कर रही हैं, वही चीजें आप डाइट के तौर पे क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ, जो चीजें आप बाहर से ले रहे हैं वो आपकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी कर सकती हैं, यानी आपकी बॉडी के डिफरेंट सब्सटेंस भी बना सकती हैं। और ऐसा भी है, वो आपकी बॉडी में ब्रेक होकर आपकी बॉडी को क्या करें? एनर्जी दे। ठीक है जी। अब जरा केमिकल कंपोनेंट्स, मैंने बार बार कहा, ये आपकी बॉडी की कॉम्पोजिशन कर रही है, आपकी बॉडी को बना रही है। तो जरा ये देखते हैं कि कौन सी चीज हमारी बॉडी में कितना परसेंट शेयर कर रही है, कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रही है। ऑर्गेनिक हमारी बॉडी में कितने परसेंट है, इनऑर्गेनिक हमारी बॉडी में कितने परसेंट है, कार्बोहाइड्रेट कितना है, लिपिड कितनी है, प्रोटीन कितनी है। तो आइए जी उसको देखते हैं। अब ये जो आपके सामने एक कंपैरिजन शो हो रहा है, ये है बैक्टीरियल सेल का और मैमेलियन सेल का। तो स्टूडेंट, बैक्टीरियल सेल जो होता है आपको पता है बाय नेचर प्रोकैरियोटिक सेल है। चैप्टर 4 का आखिरी लेक्चर है। मैमेलियन बाय नेचर यूकैरियोटिक सेल है। अब दोनों के दरमियान कंपैरिजन शो हो रहा है। इस कंपैरिजन में अगर आप देखिए तो वाटर के बारे में बताया गया है जी 70% बैक्टीरियल सेल में और 70% किसके अंदर? मैमेलियन सेल में। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पे ही होगा, तब आपको मजीद आइडिया होगा कि वाटर कितना इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए। खैर नेक्स्ट है जी प्रोटीन, बैक्टीरिया में 15 तो आपकी बॉडी में 18। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, तो बैक्टीरिया में 3%, आपकी बॉडी में 4%। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक के अंदर जो सबसे ज्यादा आपकी बॉडी में होगा वो क्या होगा? प्रोटीन होगा, जो केमिकल कॉम्पोजिशन में इन्वॉल्व होगा। लिपिड 2% और मैमल्स में 3%। DNA 1% है जी बैक्टीरिया में और आपकी बॉडी में 0.25%। RNA बैक्टीरिया में 6 और उधर 1.1। और अदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे एंजाइम हो गया, हार्मोन्स हो गए, मेटाबोलाइट्स हो गए, और ये हैं 2%, उधर भी 2%। और इनऑर्गेनिक आयॉन्स जैसे सोडियम आयॉन, पोटाशियम आयॉन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन और सल्फेट, ये हैं 1% इधर भी और 1% उधर भी। तो इस तरह केमिकल कंपोनेंट्स की आपके सामने जो है वो इंपॉर्टेंस क्लियर हो गई कि भाई आपकी बॉडी की जो मैन्युफैक्चरिंग है, जो कॉम्पोजिशन है, जो स्ट्रक्चर है, वो सारा किस पे बेस कर रहा है? इन्हीं केमिकल कंपोनेंट्स के ऊपर, जो कि आज आके केमिकल एलिमेंट से मिलकर बने हैं, जिन्हें आपने बचपन में मैट्रिक लेवल में क्या पढ़ा था? बायो एलिमेंट पढ़ा था। ठीक है जी। आइए जी नेक्स्ट हम पार्ट की तरफ चलते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री के 2 पार्ट बनाए थे, एक केमिकल कंपोनेंट वाला और दूसरा हमने कहा था प्रोसेसेस वाला। आइए चलते हैं केमिकल प्रोसेसेस। जो केमिकल प्रोसेसेस होते हैं उन्हें हम बायोलॉजी के अंदर मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? मेटाबॉलिज्म इज ऑल केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस विद इन अ सेल कलेक्टिवली कॉल्ड एज मेटाबॉलिज्म। तो एक सेल के अंदर, अब मैंने सेल क्यों कहा? बॉडी एक सेल वाली भी हो सकती है, बॉडी ज्यादा सेल्स वाली भी हो सकती है। अगर ज्यादा सेल वाली है तो आप इंडिविजुअल कह दीजिए, ऑर्गेनिज्म कह दीजिए। तो बॉडी के अंदर जितने केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं या सेल के अंदर जितने केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, उनको हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और आपकी लाइफ
उन्हीं रिएक्शंस के ऊपर चल रही होती है। अब मेटाबॉलिज्म को हम दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, एक को हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म और एक को बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। क्योंकि स्टूडेंट अगर आप केमिकल रिएक्शन को गौर से देखिए तो दो ही काम उसके अंदर होते हैं, या तो उसके अंदर कंपाउंड्स की फॉर्मेशन होती है या कंपाउंड्स की ब्रेकडाउन होती है। तो उसी मैनर में हमने मेटाबॉलिज्म के दो पार्ट बनाए, एक है एनाबॉलिज्म और एक है कैटाबॉलिज्म। आइए जी एनाबॉलिज्म को देखते हैं। तो एनाबॉलिज्म में क्या है, इन विच सिंपलर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड to form complex। तो इसमें क्या होगा, सिंपल सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स वन। तो एनाबॉलिक रिएक्शन नीड एनर्जी। अब इन प्रोसेसेस में क्या चाहिए आपको, एनर्जी चाहिए, यानी इसमें जब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनेंगे तो एनर्जी आपको सप्लाई करनी पड़ेगी। एग्जांपल है जी हमारे पास फोटोसिंथेसिस। तो स्टूडेंट ये नीचे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन देख रहे हैं, ये CO2 जो कि एयर से लेता है, प्लांट वाटर जो कि कहां से लेता है, फ्रॉम सॉइल, और फोटोसिंथेसिस होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सोलर एनर्जी यानी सनलाइट, और बनता है ग्लूकोज और ऑक्सीजन। और ये वो प्रोसेस है जो कि एनर्जी जो है वो प्लांट को भी देता है और फिर उससे ऑनवर्ड जो प्लांट पे डिपेंड कर रहे हैं उनको भी एनर्जी दे रहा होता है। तो इस प्रोसेस को हम एनाबॉलिज्म में लेके जाते हैं, क्योंकि यहां पे क्या है, कंपाउंड की फॉर्मेशन हो रही है और एनर्जी यूज हो रही है। अब इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा, कैटाबॉलिज्म। अब कैटाबॉलिज्म में क्या है, जिसमें कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा और मेरे पास क्या बनेगा, सिंपल सब्सटेंस बनेगा। यहां मैंने कहा एनर्जी क्या होती है, पीछे वाले में एनाबॉलिक में एनर्जी क्या होती है, यूज होती है। तो यहां एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। एग्जांपल इसकी हमारे पास है रेस्पिरेशन। स्टूडेंट रेस्पिरेशन ये इक्वेशन है, यानी कि अगर मैं फोटोसिंथेसिस वाली इक्वेशन को रिवर्स कर दूं तो मेरे पास क्या बन जाएगी, रेस्पिरेशन। इसमें देखिए ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल है जो ऑक्सीजन की बिहाफ पे ब्रेक हो रहा है और ब्रेक होके हमें क्या दे रहा है, एनर्जी दे रहा है। तो यहां एनर्जी क्या हो रही है, रिसीव, जबकि एनाबॉलिज्म में एनर्जी क्या हो रही थी, यूज। एनाबॉलिज्म में कंपाउंड्स की हो रही थी फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स की फ्रॉम सिंपल, और यहां कॉम्प्लेक्स जो है वो ब्रेक हो रहा है इनटू सिंपल। तो ये जो दो अलग अलग हमने टाइप्स पढ़ी ये थी मेटाबॉलिज्म की। तो स्टूडेंट यहां तक जो आपने पढ़ा वो था जी बायोकेमिस्ट्री के दो पार्ट, जो कि थे केमिकल कंपोनेंट्स और दूसरा हमारे पास क्या था, केमिकल प्रोसेसेस। अब नया टॉपिक जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। अब इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन में चलते हैं। तो कार्बन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो स्टूडेंट अगर आपको डेफिनेशन याद हो जो अभी अभी हमने जो थी वो शेयर की आपके साथ, वो डेफिनेशन क्या थी कि कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। इसका मतलब ये हुआ कि कार्बन और हाइड्रोजन वाले कंपाउंड ऑर्गेनिक है। और मैंने आपको ये भी कहा कि याद रखिएगा कार्बन हाइड्रोजन दोनों का होना, कोएग्जिस्ट होना जरूरी है। अगर कार्बन नहीं है, अगर हाइड्रोजन नहीं है तो ऑर्गेनिक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि बेस जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या बन गई, कार्बन। आपने बचपन में ये भी पढ़ा होगा कि कार्बन के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। तो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वो लिपिड है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट है, चाहे वो न्यूक्लिक एसिड है, वो कुछ भी हो, वो बाय नेचर किससे मिलकर बना होगा, कार्बन से मिलकर बना होगा। सो कार्बन ऑक्युपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। अब लाइफ के स्केलेटन में इसकी इंपॉर्टेंस कैसे हुई भाई, अभी मैंने आपको पीछे एक टेबल दिखाया, उस टेबल के अंदर आपने देखा आपकी बॉडी में प्रोटीन भी है, आपकी बॉडी में लिपिड भी है, आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट भी है, आपकी बॉडी में एंजाइम्स भी हैं, हार्मोन्स भी हैं। ये सारे आपकी बॉडी के केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो आपकी बॉडी को बना रहे हैं। भाई उन सब को अगर आप देखो तो वो क्या थे, ऑर्गेनिक। और उन सब में क्या शामिल है, उन सब में कार्बन शामिल है। सपोज कीजिए अगर कार्बन ना होती तो कार्बोहाइड्रेट ना बनता, लिपिड ना बनती, प्रोटीन ना बनती, तो आपके सेल के कंपोनेंट्स ना बनते, आपके ऑर्गेनेलीज ना बनते, आपकी सेल मेम्ब्रेन ना बनती, आपके एंजाइम्स ना बनते। तो इस मैनर में लाइफ के अंदर इसको स्केलेटन की इंपॉर्टेंस है। आपकी बॉडी से अगर मैं आपका स्केलेटन निकाल दूं तो कोई प्रॉपर शेप नहीं रहेगी आपकी बॉडी की, आपकी बॉडी की कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहेगी। बिल्कुल इसी तरह अगर कार्बन को निकाल दिया जाए फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड तो ऑर्गेनिक कंपाउंड की एग्जिस्टेंस ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। इस सेंस में वो कह रहा है कि यह है हमारा स्केलेटन ऑफ लाइफ। कार्बन इज टेट्रावैलेंट। अब टेट्रावैलेंट क्या होता है, चार वैलेंसी वाला, यानी इसकी वैलेंसी क्या है, -4। जब -4 है तो याद रखिएगा जी कार्बन जो है वो नॉन मेटल होती है।
ठीक है जी, ब्लैक कलर की होती है। खैर, फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड, अब ये क्या करेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। सो बच्चों, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड फॉर्म बाय द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो जब डिफरेंट एलिमेंट एक दूसरे के सामने आते हैं, डिफरेंट एटम एक दूसरे के सामने आते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपने वैलेंट शेल को कंप्लीट करने के लिए, अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। अगर वो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें तो उसे हम क्या बोलेंगे, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। दो दो कर रहे हैं तो डबल कोवलेंट बॉन्ड, तीन तीन कर रहे हैं तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो इसी तरह ये अपने चार जो है इलेक्ट्रॉन यूज कर सकता है, चार सिंगल बॉन्ड बना सकता है। जब ये चार सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो माइट भी पॉसिबल वो किसी एक से ही बना ले, ऐसा भी हो सकता है वो डिफरेंट से बना ले। ठीक है जी, तो चारों वैलेंसीज को यूज करेगा और हमेशा बॉन्ड कौन सा बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड। तो स्टूडेंट, कार्बन में मजीद 4 बॉन्ड्स आर अरेंज सिमेट्रिकली इन टेट्राहेड्रल टू गिव अ स्टेबल कॉन्फिगरेशन। अब जरा समझिएगा, सपोज कीजिए मैं कहता हूं मेरे पास कार्बन है, इसकी ये चार मेरे पास क्या थी, वैलेंसी। यहां ये हाइड्रोजन से जुड़ गया, यहां भी हाइड्रोजन से जुड़ गया, यहां भी हाइड्रोजन से जुड़ गया, यहां भी हाइड्रोजन से जुड़ गया। तो यहां पे आपके पास ये जो चार बॉन्ड शो हो रहे हैं जिन्होंने बनाया कोवलेंट बॉन्ड विद हाइड्रोजन, अब ये चारों बॉन्ड एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। केमिस्ट्री के अंदर आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा बॉन्ड पेयर और लॉन पेयर। तो स्टूडेंट, ये जो हमारे पास ये हाइड्रोजन है, ये इस हाइड्रोजन को रिपेल करेगी, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन को रिपेल करेगी, ये इसको। तो सारी हाइड्रोजन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं। जब सारी हाइड्रोजन एक दूसरे को रिपेल कर रही हैं तो रिपल्शन की वजह से ही वो एक दूसरे से मूव करेंगी दूर दूर, ताकि रिपल्शन को क्या किया जाए, कम से कम, और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बने। क्योंकि जब तक रिपल्शन रहेगी तब तक स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। तो फिर ये कार्बन और हाइड्रोजन अपने आप को इस तरह अरेंज करते हैं कि इतने दूर हो जाएं कि रिपल्शन बिल्कुल ही क्या हो जाए, खत्म हो जाए और एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाए। तो यही स्ट्रक्चर फिर आपके पास कुछ इस तरह से शो होता है कि कार्बन ये है, हाइड्रोजन ये है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। ठीक है जी, तो स्टूडेंट, ये जो आपके पास एक स्ट्रक्चर बना है इसे टेट्राहेड्रल कहते हैं। अब इस टेट्राहेड्रल की फॉर्म में ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर हमारे पास बन जाता है। ये देखिए जी, ये स्ट्रक्चर आपके सामने आपको नजर आ रहा है। इसमें ये कार्बन और चार हाइड्रोजन अरेंज है, ये इन्होंने बनाया टेट्राहेड्रल, और बॉन्ड 109.5 डिग्री एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब की बार ये आपके पास क्या हो गया, स्टेबल स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है जी, तो स्टेबल होने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, एक स्पेसिफिक शेप में जाना पड़ता है। सो कार्बन, ये आपके सामने एक और जो है वो टेट्राहेड्रल की क्या है जी, डायग्राम है। इसके अलावा इट्स फॉर्म अ वेरियस सेलुलर स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली जी कई सेलुलर स्ट्रक्चर बना रहा है। पहले बात की आपकी चैप्टर 4 के अंदर आपने ऑर्गेनेलीज पढ़े, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी, तो उनमें आ जाके आप कहते थे ये कार्बोहाइड्रेट से बना है, लिपिड से बना है, प्रोटीन से बना है। अब कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन सारे किससे मिलकर बने, कार्बन से। आइए जी मजीद जरा इसके पॉइंट डिस्कस करते हैं। कैटिनेशन, अब कैटिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, कैटिनेशन होती है जिसमें कार्बन कार्बन से बॉन्ड बना के लॉन्ग चेन बनाए। मसलन ये मेरे पास कार्बन का एक बॉन्ड बन गया, कार्बन से, कार्बन ने फिर बॉन्ड बनाया कार्बन से, कार्बन ने बॉन्ड बनाया कार्बन से, तो लगातार कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाता जा रहा है और एक लंबी चेन मेरे पास रिसीव होती जा रही है। तो कार्बन का कार्बन से बॉन्ड बना के एक लंबी चेन बनाना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन कहते हैं। अब इस कैटिनेशन की बिहाफ पे कार्बन इस काबिल हो जाता है कि बड़ी वास्ट वैरायटी के हमारे पास क्या करता है, कंपाउंड्स देता है, और ये वास्ट वैरायटी के कंपाउंड जो हैं वो डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये ब्रांच भी हो सकते हैं, ये अनब्रांच भी हो सकते हैं, ये चेन और रिंग भी हो सकते हैं। ये नीचे मैंने आपको एक डायग्राम दिखाई, ये मेरे पास क्या है, अनब्रांच, ये मेरे पास क्या है, ब्रांच, ये मेरे पास क्या है, क्लोज रिंग। इसका मतलब ये हुआ कार्बन कार्बन से मिलकर जब कैटिनेशन कर रहा है तो उस दौरान ये स्ट्रेट भी बना सकता है, ब्रांच भी बना सकता है, अनब्रांच भी बना सकता है, क्लोज रिंग भी बना सकता है। इस तरह ये क्या करता है, बड़ी वास्ट वैरायटी के हमारे पास क्या करता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में हेल्प करता है। जब वास्ट वैरायटी के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएगा तो उसकी बिहाफ पे बॉडी की कॉम्पोजिशन में भी क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। नेक्स्ट जी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। तो स्टूडेंट, अगर आपको याद हो
तो आपने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के लिंकेज से बनने वाले कंपाउंड पढ़े होंगे, जिसे आपने कहा था कार्बोहाइड्रेट, जिसे आपने कहा था लिपिड, जिसे आपने कहा था प्रोटीन। ये जो कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, इनमें आ जाके कार्बन की हाइड्रोजन से और कार्बन की ऑक्सीजन से लिंकेज होती है। और जब बॉन्ड्स ब्रेक किए जाते हैं तो उनमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होते हैं, तो अच्छी खासी क्या निकलती है? एनर्जी। जो सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है वो किस लिंकेज से निकलती है? कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड से, और वो सबसे ज्यादा लिपिड में होते हैं। जब भी तो आपने पढ़ा था कि लिपिड डबल अमाउंट में एनर्जी देती है, किससे? कार्बोहाइड्रेट से। क्यों? क्योंकि उसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा है। तो कार्बन जब भी हाइड्रोजन से मिलेगा फूड के अंदर, तो वो मैक्सिमम सोर्स होगा हमारे लिए किसका? एनर्जी का। अब बॉन्डिंग्स में चलते हैं तो कुछ बॉन्ड्स हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि कार्बन ऑक्सीजन लिंकेज। अब स्टूडेंट, ये आपके सामने दो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और ये दो शुगर मॉलिक्यूल आपस में जब जुड़ रहे हैं तो उनमें लिंकेज हो रही है कार्बन की ऑक्सीजन से। अब ये जो कार्बन की ऑक्सीजन से लिंकेज है, इसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इसकी बिहाफ पे क्या होता है? छोटे छोटे शुगर मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर बड़े कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। मैं स्टार्च की बात करता हूं, सेलुलोज की बात करता हूं, ग्लाइकोजन की बात करता हूं। इसमें क्या होगा? थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आर देयर। तो वो सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ते हैं तो इनमें हर दो के दरमियान कार्बन और ऑक्सीजन की लिंकेज जो इस डायग्राम में बार बार आपको दिखाई गई है। तो जब आप इसी कार्बोहाइड्रेट को एज ए सोर्स ऑफ फूड यूज करेंगे तो इनके बॉन्ड्स को ब्रेक किया जाएगा, और इन्हीं के बॉन्ड्स के टूटने पर हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट की जो फॉर्मेशन है वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पे है, और ये बॉन्ड हमारे लिए एनर्जी का सोर्स भी होगा जब डाइजेशन में इनको ब्रेक करेंगे। बिल्कुल इसी तरह ये स्टूडेंट नीचे आपको दो अमीनो एसिड आपस में लिंक होते नजर आ रहे हैं। इन दो अमीनो एसिड के दरमियान कार्बन और नाइट्रोजन की लिंकेज हो रही है। ये जो कार्बन और नाइट्रोजन की लिंकेज है, इस बेस पे दो अमीनो एसिड इकट्ठे हुए तो हमारे पास बन गया डाइपेप्टाइड। तीन इकट्ठे होंगे तो ट्राइपेप्टाइड, कई इकट्ठे होंगे तो पॉलीपेप्टाइड। पॉलीपेप्टाइड होगा तो आपके पास क्या बनेगी? प्रोटीन। इसका मतलब ये हुआ प्रोटीन की मैन्युफैक्चरिंग डिपेंड कर रही है कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड पे, जो दो अमीनो एसिड के दरमियान होगा। तो एक और बॉन्ड हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है कार्बन और नाइट्रोजन बॉन्ड, जो कि क्या है? अमीनो एसिड के दरमियान। और अमीनो एसिड लिंक हो गया, हमारे पास क्या बनेगी? एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनेगी। तो प्रोटीन का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? कार्बन नाइट्रोजन लिंकेज पे। कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स का बनना किस पे डिपेंड कर रहा है? बिल्कुल कार्बन और ऑक्सीजन की लिंकेज पे। लिपिड की जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है वो किस पे डिपेंड कर रही है? कार्बन हाइड्रोजन लिंकेज पे। तो स्टूडेंट, जब ये लिंकेज ब्रेक होंगी हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा क्या करेंगी? एनर्जी सप्लाई करेंगी। सो आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम चलते हैं कार्बन के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तरफ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि कार्बन की बेस पे बन ही क्या रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। जब कार्बन और हाइड्रोजन को एग्जिस्ट होगी तो स्टूडेंट, ऑर्गेनिक को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे जो हमारे पास हमारी बॉडी के अंदर हैं। एक होंगे मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो क्या होते हैं? विच हैव हाई मॉलिक्यूलर वेट और इनसॉल्युबल इन वाटर, hence they form structure of the cell, क्योंकि क्या है? insoluble, serve as a storage for the smaller molecules। अब देखिए बड़े मॉलिक्यूल हैं, सो उनके अंदर क्या होंगे? छोटे छोटे मॉलिक्यूल। मैं स्टार्च की बात करता हूं, मैं सेलुलोज की बात करता हूं, मैं फैट की बात करता हूं, मैं प्रोटीन की बात करता हूं। आ जाके इनके अंदर क्या है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल। मैंने कहा प्रोटीन, तो स्टूडेंट प्रोटीन में क्या है? कई अमीनो एसिड। मैंने कहा फैट, तो फैट्स में क्या है? कई फैटी एसिड और कई ग्लिसरॉल। मैंने कहा सेलुलोज, तो इसमें क्या है? कई ग्लूकोज। इसका मतलब ये हुआ जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जो मैक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, उन्होंने छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को क्या किया होता है? स्टोर किया होता है। और साथ ही साथ दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, इसलिए बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाने में क्या होते हैं? इन्वॉल्व होते हैं। सो दूसरी कैटेगरी है हमारे पास माइक्रो मॉलिक्यूल। इन्हीं सबको रिवर्स करते जाइए। ये आपके पास मैक्रो में था हाई मॉलिक्यूलर वेट, तो अब आपके पास है लो मॉलिक्यूलर वेट। वहां था इनसॉल्युबल, तो ये होते हैं हाईली सॉल्युबल यानी कि अनस्टेबल। ये थे आपके पास सर्व एज ए आइदर सोर्स ऑफ एनर्जी, वो आपके पास सेल के स्ट्रक्चर बनाने में इन्वॉल्व थे, तो ये सेल में एनर्जी देने में इन्वॉल्व हैं। और ये सब यूनिट हैं किसके? मैक्रो मॉलिक्यूल्स के। देखिए मैंने कहा हमारे पास सेलुलोज, तो मैंने कहा था सेलुलोज इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो स्टूडेंट ग्लूकोज माइक्रो है, कई माइक्रो जुड़ेंगे तो मैक्रो बनेगा। तो एग्जांपल्स में मेरे पास है ग्लूकोज माइक्रो है, अमीनो एसिड माइक्रो है, और अगर ये लिंक करें तो क्या बनेगा? प्रोटीन, जो कि क्या हुआ? मैक्रो। कई ग्लूकोज लिंक करें तो मेरे पास क्या बनेगा? पॉलीसैकेराइड, जैसे कि
आपके पास स्टार्च हो गई, जैसे कि आपके पास सेलुलोज हो गई, जैसे कि आपके पास ग्लाइकोजन हो गई, ये सारे हमारे पास क्या कहलाते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल, जो कि बनते हैं बाय द जॉइनिंग ऑफ द माइक्रोमॉलिक्यूल्स। तो यहां तक हमने चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर आज कंप्लीट किया और उसके अंदर हमने डिस्कस किया इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन को, बायोकेमिस्ट्री को, मेटाबॉलिज्म को, क्या इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी में इन प्रोसेसेस की, क्या इंपॉर्टेंस है आपकी बॉडी में इन केमिकल कंपाउंड्स की। होप सो आपको समझ आई होगी। सारा जो लेक्चर था वो डेफिनेशन के लिए था, आपने सिर्फ डेफिनेशंस याद करनी है। बायोकेमिस्ट्री क्या होती है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, एनाबॉलिज्म क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, कौन सा बॉन्ड किसके अंदर है, कार्बोहाइड्रेट के बॉन्ड का नाम क्या है, और प्रोटीन के अंदर कौन सा बॉन्ड है, लिंकेज कौन सी है, ये सारे आपने ऑब्जेक्टिव मैनर में क्या करने हैं, तैयार करने हैं। सो अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।